रिश्ता तेरा। फ्लाइट से बाहर निकलते ही एयर कंडीशन चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट ने उनका स्वागत किया। नई जगह पर आते ही ये नया माहौल जैसे उसके दिल को थोड़ा हल्का कर रहा था। वो नज़ारों का मज़ा लेते हुए चलने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ उतरना है और कहाँ जाना है। हर तरफ अलग अलग रास्ते नजर आ रहे थे। कहीं रास्ता भटक न जाए इस डर से मैथिली घबराकर विराट के पीछे पीछे चलने लगी। उसकी इस हरकत पर विराट के होंठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। हर जगह ऐसी सफाई थी जैसे संगमरमर को अभी अभी पोंछा गया हो। जहां देखो वहां भव्यता और चमक थी। उन्हीं शानदार नज़ारों को देखते हुए वे अपना सामान लेकर बाहर आए। वहां गर्मी का मौसम ढल चुका था और हल्की ठंड शुरू हो रही थी। इसलिए मौसम में एक तरफ हल्की गर्माहट थी तो दूसरी तरफ ठंडक उन्हें छू रही थी। विराट का यहाँ आना जाना लगा रहता था, इसलिए उसके लिए ये मौसम बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन मैथिली के बदन में ठंडक उतरनी शुरू हो गई थी। बाहर आकर विराट ने फ़ोन किया और अगले ही पल एक हाई क्लास मॉडर्न कार उन्हें लेने आ गई। ड्राइवर जो फर्राटे से हिंदी बोल रहा था, उसने विराट को देखकर मुस्कुराया और अपना परिचय दिया। गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो अंदर की सीटिंग अरेंजमेंट ऐसी थी कि लोग एक दूसरे को देखकर बात कर सकें। विराट अंदर चढ़ गया, फिर मैथिली ने अंदर जाने के लिए गाड़ी के पायदान पर पैर रखा। गाड़ी थोड़ी ऊंची थी इसलिए उसे जोर लगाकर चढ़ना पड़ा। उसकी ड्रेस टखनों तक लंबी थी। पैर उठाकर चढ़ते समय उसकी स्कर्ट पैर के नीचे फंस गई। इस बात से अनजान जैसे ही वो उठी उसकी ड्रेस खिंच गई और उसका बैलेंस बिगड़ गया। तुरंत ही विराट ने हाथ बढ़ाकर उसे सहारा दिया। उसने उसकी पतली कमर को अपने हाथ से थाम लिया। विराट के छूने से चिढ़ने वाली मैथिली को ये सिचुएशन बिल्कुल पसंद नहीं आई। खुद को संभालते हुए उसने सख्त चेहरे से कहा, थैंक्स सर, और विराट के ठीक सामने वाली सीट पर बैठ गई। वो गाड़ी उन दोनों को और उनके सामान को लेकर उनकी मंजिल की ओर चल पड़ी। मैथिली बार बार अपने शरीर को सिकोड़ रही थी और हाथों को रगड़ रही थी। उसे अजीब तरह से देखते हुए विराट ने पूछा, आर यू ओके मैथिली? यस सर, कहकर उसने सामने बैठे विराट की तरफ न देखने के इरादे से नजरें खिड़की से बाहर डाल दीं। उसने जो नज़ारे देखे उसकी काली आंखें हैरान होकर चौड़ी हो गईं। अरे बाप रे, क्या ये सड़कें हैं? वो आश्चर्यचकित थी। सड़कें बहुत चौड़ी और फैली हुई थीं। वो जिस तरह से उन्हें देखकर हैरान थी, वे सचमुच में बहुत खूबसूरत और ग्रैंड लग रही थीं। गाड़ी तेजी से भाग रही थी। वो अपनी सारी चिंताएं भूलकर अनजाने में पेरिस सिटी के नए नज़ारों में खो गई, जबकि विराट की यादें कुछ और ही थीं। मैथिली के लिए तो ये नई जगह थी, पर विराट के लिए तो ये जानी पहचानी जगह थी। उसने अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई और अपना काम यहीं से सीखा था। शिक्षा और काम के साथ उसने अपना प्यार भी तो यहीं सीखा था। गाड़ी की रफ्तार के साथ साथ उसके ख्यालों में माही की यादें आने लगीं। उसके साथ पढ़ना, उसके साथ घूमना फिरना, सब एक के बाद एक आकर उसके मन को पुरानी यादों की तरफ खींच ले गए। कॉलेज में उसका प्यार कबूल करवाने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया था। यादों की वो लहरें बिना रुके उसके मन को उलट पुलट कर रही थीं। उसे सब कुछ कल की तरह लग रहा था। ख्यालों में खोए हुए उसे तब होश आया जब गाड़ी रुकी। अपने दिल को दबाने वाले दर्द से बाहर आने की कोशिश करते हुए उसने खुद को मजबूत बनाया। पेरिस के सबसे बड़े होटलों में से एक था जीके। विराट की कार उसी बेहद शानदार होटल के सामने आकर रुकी। विराट कार से उतरा और मैथिली को देखा। मैथिली उस माहौल की सुंदरता में खोई हुई आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। वेलकम सर, वेलकम मैम, कहते हुए एक अटेंडेंट ने उनका ध्यान भंग किया और उनका स्वागत करके उन्हें अंदर बुलाया। इसके बाद वे भी अपने लिए दिए गए कमरे की तरफ गए। कंपनी ने जो कमरा उनके लिए बुक किया था वो चौथे फ्लोर पर था। बीच में एक हॉल था और उसके दोनों तरफ आमने सामने दरवाजे वाले 2 कमरे थे, जो एक छोटे परिवार के घर जैसे थे। सफ़र की थकान महसूस हुई तो उसने कहा, मैथिली तुम उस रूम में स्टे कर लो, मैं ये रूम यूज़ कर लेता हूँ, अगर कुछ चाहिए हो तो कॉल मी। इतना कहकर वो अंदर चला गया। ठीक है सर, कहते हुए अंदर गई तो कमरे की भव्यता देखकर हैरान रह गई। सफ़ेद और ग्रे कलर में पेंट किया गया कमरा, एक बड़ा पलंग, टीवी वाला एरिया, इंसान की लंबाई जितना बड़ा शीशा, सोफ़ा, यानी ज़रूरी और ज़रूरत से ज़्यादा सब कुछ वहाँ मौजूद था। सब कुछ था पर सुकून नहीं था। ऐसा सोचते हुए वो थकावट के साथ अपने कमरे में घुस गई। अपने लिए कपड़े निकालकर उस कमरे के बाथरूम में घुसी। वो तरह तरह के ख्यालों में डूबी रही और उस ठंडे पानी से तब तक नहाती रही जब तक कि उसका शरीर सुन्न नहीं हो गया। फ्लाइट में उसने जो फ़ोटो देखी थी वो उसके ख्यालों में आई तो उसका नाजुक दिल बैठ सा गया और धड़क उठा। वो कितनी देर तक अपने अंदर दर्द से तड़पती हुई खड़ी रही, उसे खुद पता नहीं चला।
थोड़ी देर में ठंड रूपी हथियार ने उसके शरीर को सुई की तरह चुभोना शुरू कर दिया और ज़्यादा ठंड से उसके होंठ कांपने लगे। ठंड से बचने के लिए कोई मोटे कपड़े या जुराबें न होने के कारण उसने जो पतली ड्रेस पहनी थी उस पर ठंड ने तुरंत वार किया। उसने सोचा कि वो इसे संभाल लेगी और पलंग पर बैठ गई, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर ठंड से अकड़ने लगा, जिसे महसूस करके वो डर गई। उसके पैर सुन्न होकर चलने लायक नहीं रहे और उसके शरीर में जगह जगह दर्द होने लगा। असहनीय ठंड से उसका शरीर ठंडा पड़ गया और वो वहीं बिस्तर पर सिकुड़कर लेट गई और कंबल में घुस गई। ठीक उसी समय विराट नहा धोकर फ्रेश होकर अपने कमरे से बाहर हॉल में आया। उसने मैथिली के कमरे की तरफ देखते हुए उसे बाहर आने के लिए बुलाया। जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसकी भौहें सवालिया अंदाज में ऊपर उठ गईं। वो उसके कमरे के पास जाकर दरवाज़ा खटखटाया और उसे फिर से बुलाया। इस बार भी मैथिली की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो उसका मन तेजी से धड़कने लगा। मैथिली, डोर ओपन करो। आर यू ओके? वो दरवाज़ा खटखटाते हुए पूछ रहा था, लेकिन जवाब फिर से 0 था। अगले ही पल 1 सेकंड भी देर न करते हुए उसने उसका दरवाज़ा धक्का देकर खोला और उसके कमरे में घुस गया। वहां पलंग पर उसे कंबल में सिकुड़ा हुआ और उसका शरीर कांपता हुआ देखकर उसका दिल पिघल गया। एयरपोर्ट से बाहर आए कबीर का चेहरा खुशी से चमक रहा था। विराट और मैथिली के बिना गोवा उसे जरा भी पसंद नहीं आया, इसलिए अगले ही पल वो पेरिस के लिए निकल चुका था। वो अपने दुश्मन विराट से मिलने, उसके बिजनेस को ख़त्म करने और जिस मैथिली ने उसका दिल चुराया था उसे देखकर अपनी फीलिंग्स बताने के लिए बेचैन होकर आया था। उसी के मुताबिक वो भी उसी होटल में रुका जहां वे ठहरे थे और उसने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी। रिश्ता 14। मैथिली के बिस्तर के पास आया तो उसे ठंड से कांपते देख लंबी सांस ली। उसने तुरंत कमरे का हीटर ऑन किया और उसके हाथ को अपनी हथेलियों में लपेट लिया। उसकी आंखें धीरे से खुलीं और उसने उसे ऊपर देखा। उसकी डबडबाई हुई आंखों में गहराई से देखते हुए उसने हमदर्दी से पूछा, आर यू ओके? ज्यादा ठंड लग रही है। उसने उसे घूर कर देखा और अपना हाथ उससे छुड़ाने की कोशिश की। लड़खड़ाते हुए बिस्तर से उठने की कोशिश करने वाली के कंधे पकड़कर उसे वापस लिटाते हुए वो झुंझलाहट से बोला, ठंड लग रही थी तो हीटर ऑन क्यों नहीं किया? तुम्हारा स्वेटर कहाँ है? सॉक्स भी नहीं पहने, ऐसे रहोगी तो ठंड तो लगेगी ही ना। उसके पास बैठकर वो बोला, मैथिली, अपने पैर सीधी करो। कहकर उसने उसके जवाब का इंतजार किए बिना ही उसके पैरों को पकड़कर दोनों तलवों को खूब गर्माहट से रगड़ना शुरू कर दिया। ये विराट था। अरे नहीं, छोड़िए, कहकर उसने अपने पैर खींचने शुरू कर दिए। प्स, वेट। उसके हाथ उसके पैरों को जोर से सहला रहे थे तो वो सुन्न हो गई। नहीं, कहकर वो पीछे हटकर उठने की कोशिश की और फिर लड़खड़ाई। तुरंत उसने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया और अपने शरीर की गर्मी उसे देने लगा। उसकी कसकर पकड़ी हुई बाहों ने उसे हिलाकर रख दिया। ठंड से सिकुड़ी हुई उसे उसके हथेली की गर्माहट एक हल्की सी राहत दे रही थी। वो खुद को भूलकर अपनी आंखें बंद कर लिया। वो फर्स्ट एड कर रहा है, इससे ज्यादा वो उसका पति है। उस स्पर्श और उसके सहलाने से निकली हल्की सी गर्माहट ने उसके अंदर अचानक से कुछ ऐसे हार्मोन पैदा किए जो पहले कभी नहीं हुए थे। क्या विवान का ये स्पर्श उसे पसंद आया? क्या वो उसके स्पर्श में खुद को धीरे धीरे खो रही थी? छी, नो, मैं क्या कर रही हूँ? जिसने मुझे चाहिए नहीं कहकर फेंक दिया, उसके स्पर्श में मैं खुद को खो रही हूँ। जिसकी पत्नी जिंदा है फिर भी वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए तड़प रहा है, उस विवान के स्पर्श का मजा ले रही हूँ। क्या मैथिली, तुम इतना गिर गई हो? खुद को कोसते हुए उसका दिल भर आया। अगले ही पल वो बोली, सर छोड़िए, मैं खुद देख लूंगी। वॉट? उसने समझा नहीं और उसे देखा। डोंट टच मी सर, मुझे ऑकवर्ड लग रहा है, कहकर वो तुरंत बिस्तर से उठकर बैठ गई और अपनी केले के तने जैसी टांगों को छिपाने के लिए अपनी स्कर्ट को थोड़ा खींचकर टखनों तक ठीक कर लिया। उसकी इस हरकत को गौर से देखने वाले का चेहरा पल भर में बदल गया। जबड़ा कस गया। रिलैक्स मैथिली, आर यू ओके नाउ? यस सर, अब थोड़ा ठीक है, थैंक्स, अब मैं खुद देख लूंगी, कहकर वो उठी। उसने अंदाजा लगा लिया कि वो उसे क्यों बुलाने आया है और अपना हैंडबैग उठाकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसे अपने शरीर पर उसकी खुशबू महसूस हुई तो वो हैरान हुआ और जोर से अपने बाल सहलाया। चलें सर? हाँ, क्या? चलें क्या? पूछा सर। ओके लेट्स गो, कहकर वो उसे लेकर चला गया। उस रात के खाने के लिए विराट और मैथिली उस होटल के कैफे के शीशे की मेज के आमने सामने बैठे थे। रंगीन लाइटों से सजा कैफे की खूबसूरती उसे बहुत पसंद आई थी।
जो तुम्हें पसंद है ऑर्डर करो, कहकर उसने अपने लिए भी खाना मंगवा लिया। वो कभी उसके चेहरे को देखती, फिर कुछ कहने की कोशिश करती, फिर खाने को देखती। ऐसा देखकर व्हाट नाउ? विराट ने भौएं उठाकर पूछा। हाँ? उसके अचानक सवाल पर वो चौंक गए। मुझसे कुछ पूछने की कोशिश कर रही थी ना, वो क्या है? मैंने पूछा। जो मैं पूछना चाह रही थी वो इन्हें कैसे पता चला? हैरान हुई तो उसने अपनी हैरानी छिपाते हुए पूछा, मुझे कुछ चीजें खरीदनी हैं, कल सुबह शॉपिंग के लिए ले चलेंगे क्या? क्या आप मुझे ले जा सकते हैं? ओके श्योर, चल सकते हैं, कहकर उसने रात का खाना जो उसे पसंद था वो बिना मिर्च वाला खाना खाकर खत्म किया। ठीक उसी समय उसके फोन पर एक मैसेज का अलर्ट आया। इस वक्त कौन हो सकता है, ये सोचते हुए विराट ने अपना फोन देखा। उस पर चेतावनी का लाल रंग का स्टिकर आया हुआ था। उसने सोचते हुए और झुंझलाहट के साथ उसे खोला। उसके नीचे स्टॉप द न्यू प्रोजेक्ट का मैसेज पड़ा था। उसकी भौहें ऊपर चढ़ गई। गो टू हेल, कहकर उसने जवाब भेजा। स्टॉप द न्यू प्रोजेक्ट और इस शब्द के साथ एक स्माइली की तस्वीर भी आई थी। और वॉट? जब उसने ये जवाब भेजा तो जवाब आया, नतीजा वैसा नहीं होगा जैसा तुम सोच रहे हो। वो जवाब पढ़कर उसका चेहरा तनाव में आ गया। कौन हो तुम? ये उसने अगला सवाल पूछा तो अगली आई तस्वीर देखकर गुस्सा सिर पर चढ़ गया और विराट ने अपना फोन बंद कर दिया। वो बिल्कुल भी अपेक्षित न थी। मैथिली और वो दोनों माला डाले खड़े थे। खाना खत्म करने वाले का चेहरा भयंकर गुस्से में था। उसने सोचा कि इसका कारण क्या हो सकता है और उसी सोच में थी। अपना फोन बंद करके मेज पर रखा। गुस्से में विराट ने मेज पर अपने बाएं हाथ से जोर से मारा। ब्लडी शिट 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 डैम इट! विराट नीले रंग में गलजा। उसकी भारी आवाज से उसके सामने बैठी हुई का चेहरा हैरानी से भर गया। क्या हो रहा है ये समझ नहीं आया, लेकिन मैथिली ने महसूस किया कि विराट अभी गुस्से में है। उसने फैसला किया कि अब और कुछ नहीं पूछना है और वो शांत रही। विराट अपनी हालत से बाहर ना आ पाया और अपने दिमाग को हर तरह से मंथन करने लगा। उसके मन में हजारों ख्याल एक दूसरे से टकराने लगे। कौन हो तुम? तुमने मेरे पास तक छानबीन करके बहुत बड़ी गलती की है। इस विराट से दुश्मनी मोल लेने के नतीजे बहुत बुरे होंगे, ये मैं तुम्हें जल्द ही समझाऊंगा। सोचते हुए उसने जोर से अपने बाल सहलाए। ठीक उसी पल जहां वो बैठे थे उस तरफ दो लोग फूलों का गुलदस्ता लेकर आए। विराट का चेहरा सोच में सिकुड़ गया। उन दोनों में से गुलदस्ता पकड़े हुए आदमी ने मैथिली को देखकर एक्सक्यूज मी मैम कहकर विनम्रता से सिर झुकाकर सीधा हुआ। मैथिली की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। यस? उस आदमी ने उस आदमी को सवालिया नजरों से देखा। उसने अपने हाथों में रखा गुलदस्ता मैथिली की तरफ बढ़ाया। उसने उस खूबसूरत फूलों के गुलदस्ते और उसे बार बार देखा और चौंक गई। विराट की आंखें गुलदस्ता देने वाले को तीखी नजर से देख रही थीं। मैम प्लीज ले लीजिए, उसने विनम्रता से कहा। इसे किसने भेजा? उसने पूछा। कबीर सर ने इसे आपके पास देने के लिए कहा है मैम। ये सुनते ही विराट तुरंत अपनी कुर्सी से उठा। कम, कहकर एक ही शब्द में गरजा और आगे चलने लगा। मैथिली ने मुस्कान के साथ वो गुलदस्ता ले लिया। ये रोजेस किस लिए हैं पता नहीं, पर कह दीजिएगा कि मैंने थैंक्स कहा, कहकर वो मुस्कुराई। फिर तेजी से विराट की तरफ बढ़ी तो उसकी निगाहें उसे आग की तरह जला रही थी। क्या हुआ? उसने पूछा। नथिंग, कहकर वो अपने कमरे में घुस गया। उसने कंधे उचकाए और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अपना बायां हाथ सिर पर सहलाते हुए बिस्तर पर बैठा। कबीर का अचानक फूलों का गुलदस्ता क्यों? ये सोचकर उसे गुस्सा आया। ये पेरिस क्यों आया? मैथिली को फॉलो कर रहा है क्या? ये उसे रोजेस क्यों दे रहा है? व्हाट द हेल? उसका गुस्सा बेकाबू होकर बढ़ गया था। फिर उसे फोटो के साथ आई धमकी भरे मैसेज की याद आई। उसने अंदाजा लगा लिया कि ये मैसेज किसने भेजा होगा और बिस्तर पर पीठ के बल गिर पड़ा। विराट की इस प्रोजेक्ट से सबसे ज्यादा नुकसान कबीर को ही हुआ है। जरूर ये उसी की साजिश होगी। सोचते हुए उसने अपने शक को पक्का करने का इरादा किया। इसके लिए उसने तुरंत कुछ कदम उठाए और फिर से उसने भेजी हुई वो तस्वीर देखी। सिल्क की साड़ी पहने चंचल आंखों और होंठों पर खिले मुरझाए न रहने वाले फूल जैसी मुस्कान के साथ खुशी से भरी हुई शादी के मंडप में अपने पास शर्माते हुए बैठी हुई को एक पल के लिए विराट ने घूर कर देखा। उस दिन मंद मंद मुस्कुराता उसका चेहरा आज मुरझाया और उदास है। इसका कारण वो खुद है, ये समझते ही उसका मन कष्ट से भर गया। उस समय की मैथिली और अब की मैथिली में 6 नहीं 1000 अंतर बता सकते हैं। इसने किसी और से शादी क्यों नहीं की? सोचते हुए उसने मैथिली के पास बैठी अपनी तस्वीर देखी। चेहरा सख्त था। ये साफ दिख रहा था कि वो जबरदस्ती शादी को सह रहा है।
तुरंत उसके ख्याल माही की तरफ गए। उसने अपना फ़ोन बिस्तर पर फेंका और आंखें बंद कर लीं। आंखें बंद होते ही उसकी यादें खुल गईं। उसकी यादों में माही आकर नाचने लगी। इन 3 सालों में वो उसी के लिए तो तड़प रहा है। आई एम सॉरी माही, उस दिन अगर मैं इंडिया नहीं जाता तो आज तुम्हें खोता नहीं। सॉरी, आई मिस यू बेबी। उसका दिल उदासी से भर गया। वो अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड से मानसिक रूप से बातें कर रहा था और उसी तरह नींद में खो गया।